तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSCIT एग्ज़ाम वाला में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखो पीछे लाइट का काम चल रहा है तो हो सकता है कि हल्की फुल्की पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो प्लीज़ तुम उसे इग्नोर करना एंड क्वेश्चंस पे ध्यान देना। खैर आपकी RSCIT एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, ठीक है, जो आपके RSCIT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओ वेट, मैं एक सेकंड पेन ले आता हूँ, मैं पेन लाना भूल गया। हाँ, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली पेन टैप का पेन लाना भूल गया था मैं, कोई नहीं। हाँ ओके, तो यहाँ से भी एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, अब सब कुछ सही है। हाँ, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोल्डर का मुख्य मुख्य उपयोग क्या होता है, यानी फोल्डर आपके क्या काम आता है? फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए, फाइलों को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, वायरस हटाने के लिए, हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो तुम रोज़ यूज़ करते होंगे। जैसे मान लो कि तुम कभी कभी होता है ना अपने साथ कि आसमान में बादल हो रहे होते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है, तो अपन उसकी बहुत सारी फोटोज़ ले लेते हैं। फिर वो फोटोज़ आगे जाके कहीं ना कहीं मिक्स अप हो जाती है, बहुत सारी फोटोज़ के अंदर मिल जाती है। तो अपन क्या करते हैं, उन फोटोज़ का एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं ना, ऐसे लिख के कि स्काई व्यू या स्काई इमेज, आसमान की तस्वीरें, कुछ मतलब ऐसे नाम से फोल्डर बना लेते हैं, ताकि अपन कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो उनको अलग से आराम से निकाल सके, है ना। तो वैसे ही तो फोल्डर का मुख्य उपयोग क्या होता है कि फाइलों को व्यवस्थित करके रखने के लिए होता है, ठीक है, इतना समझ के, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, यदि किसी डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जाता है तो सोर्स लोकेशन पे क्या होता है? यानी एक चीज़ को यहाँ से अगर मैं यहाँ पर मूव करता हूँ, ठीक है, तो इस लोकेशन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टरी की कॉपी रह जाती है, मतलब ये यहाँ तो यहाँ मूव हो जाता है, लेकिन इसकी एक कॉपी यहीं की यहीं रह जाती है, डायरेक्टरी वहीं बनी रहती है। मतलब अगर तुम किसी एक चीज़ को यहाँ से अगर यहाँ पर ले जा रहे हो तो ये चीज़ यहीं पे क्यों रहेगी, ये तो हट जाएगी ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तब यहाँ पर चल रहा है डायरेक्टरी हट जाती है, कुछ भी नहीं होता है। सेकंड का आंसर बताओ। देखो काफ़ी ईजी, अगर तुम एक चीज़ को यहाँ से लेके दूसरी जगह ले जा रहे हो तो वो चीज़ यहाँ से तो हट ही जाएगी ना, यहाँ पर थोड़ी ना रहेगी वो चीज़, फिर वो यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, डायरेक्टरी हट जाती है, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना आपको? ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, वेट वेट, हाँ ऑन है। हाँ, तो जो तीसरा क्वेश्चन हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मोबाइल्स के अंदर एंड्रॉयड होता है और कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ होता है, या ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका केवल इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करना, केवल फाइल स्टोर करना, या फिर केवल प्रिंट निकालना। बताओ। देखो केवल प्रिंट निकालना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता, ठीक है, फाइल स्टोर करके रखना ये भी कोई नहीं होता। केवल इंटरनेट चलाना नहीं, तो आपको जो सही आंसर होगा वो होगा बी, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता। यानी हार्डवेयर जो आपके अंदर के जो पूरी सिस्टमेटिक जो तरीका होता है काम करने का वो, और उपयोग करता है यानी आपके बीच एक संपर्क स्थापित करना ताकि आप अच्छे से उधर काम कर सको, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली पूरे मोबाइल या जो लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये है, विंडोज़ में मल्टीटास्किंग का अर्थ है। मल्टीटास्किंग तुम्हें पता है ना, एक साथ बहुत सारे काम करना, मतलब एक ही टाइम पर ये भी करना वो भी करना वो भी करना। जैसे कि बेसिकली हमारी जो माताएं होती है वो किचन में एक बार में बहुत सारे काम कर लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल तो रोटी भी बेलती है, देन रोटी सेकती भी है, फिर उसी रोटी को रखती भी है, फिर घी भी लगाती है। तो एक साथ बहुत सारे काम होते हैं ना, मल्टीटास्किंग, आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको जो फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो एक समय पे एक ही कार्य करना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। एक समय पे कई प्रोग्राम चलाना, केवल बैकग्राउंड में कार्य करने, केवल गेम चलाना। देखो केवल अगर गेम चलाना हो गया तो वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है,
या फिर केवल बैकग्राउंड में काम करना हो गया, वो भी कोई मल्टीटास्किंग नहीं होता। देखो एक समय पर यानी एक टाइम पे कई प्रोग्राम चलाना, इंस्टा भी चला रहे हो, स्नैप भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, और क्या क्या होता है, व्हाट्सअप भी चला रहे हो, टेलीग्राम भी चला रहे हो। और हाँ, तुमने न्यूज़ सुनी है अभी टेलीग्राम 22 जून तक के लिए वो कर दिया गया है, रेस्ट्रिकेटेड कर दिया गया है, क्योंकि अभी नीट के पेपर लीक हो रहे हैं ना, तो अभी कुछ दिन तो टेलीग्राम नहीं चलेगा, आई मीन बंद रहेगा टेलीग्राम। ठीक है, खैर नीट के एग्ज़ाम, एक सेकंड फ़ोन बंद हो गया क्या? हाँ ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाले का आंसर आपको पता चल गया ना, बी होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, काफ़ी गुस्सा आता है पेपर लीक हो जाते हैं, मतलब पूरा एकदम जो फोकस होता है माइंड से पूरा चला जाता है फिर, बट कोई नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचो। तुम जितना ये सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि पेपर लीक हो रहा है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ये वो ये, उतना ही तुम ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, उतना ही तुम सिलेक्शन से दूर चल जाओगे। हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है, ये लाइफ में याद रखना, क्योंकि अपने नेगेटिव सोचने से कोई फ़ायदा पड़ेगा नहीं वहाँ पर। कोई नहीं, मैं सॉरी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग आज संचार, ठीक है, यानी बातचीत करने के लिए, शिक्षा के लिए, यानी ठीक है, बैंकिंग या खरीद फरोख्त यानी कोई सामान लेन देन के लिए जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इस आधार पर इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या माना जाता है? यानी जो इंटरनेट को बातचीत करने के लिए, ऑनलाइन कोर्स पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, बैंकिंग यानी ऑनलाइन बैंकिंग, अब पैसे ट्रांसफ़र वांसफ़र करने के लिए, कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदने के लिए, सब के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट। ठीक है, इस आधार पर इंटरनेट का मुख्य काम क्या है बताओ? देखो, केवल संचार के लिए, केवल शिक्षा के लिए, केवल वित्तीय लेन देन यानी पैसे ट्रांसफ़र के लिए, उपरोक्त सभी। तो काफ़ी इजी आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। और हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम RSAT एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये गलती मत करना, उधर उधर मतलब 4 आपको गोले मिलेंगे, ठीक है, 4 में से आपको एक को ही भरना है। तुम ये मत समझना कि ये सभी सही आंसर है तो सब के सब मैं गोले टिक कर दूँ, नहीं नहीं, आपका फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको जो सही आंसर है उस पर ही टिक करना है। तो यहाँ पर इन सबके सब सही आंसर है, ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी यानी सभी, तो आपको इसी पे ही गोला भरना है वहाँ पर। कुछ लोग फर्स्ट टाइम जो देते हैं ना एग्ज़ाम, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी कुछ लोग एक्सपर्ट है एग्ज़ाम देने में, कोई नहीं। हाँ ठीक है, यदि कोई उपयोगकर्ता तुम्हें मतलब पता है ना, कभी कभी है इसमें शुद्ध हिंदी भी बहुत है। उपयोगकर्ता यानी अपन खुद चलाने वाले, अपने यूज़र, ठीक है, ठीक है। यदि कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़कर वेबसाइट खोलना चाहता है तो निम्न में से किन 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 की आवश्यकता होगी? मतलब अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी है, खुद की वेबसाइट चलानी है, जैसे आपका नाम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम ले लिया मैंने, क्या नाम ले, जैसे कि आपका नाम है नेहा, ठीक है, और आपको नेहा के नाम से वेबसाइट चलानी है, तो जैसे neha.com सर्च कर रहे हो, फिर वो वेबसाइट आ जाए। या फिर आपकी कंपनी का नाम हो गया, जैसे कि लिक्स, कुछ नाम से आपकी कंपनी हो गई, तो कोई सर्च करें लिक्स.com, तो आपकी कंपनी की वो जो वेबसाइट खुले उस पर क्लिक करो, आपकी जो जितना भी डेटा है वो सारा आ जाए आपके, ठीक है। तो वो वेबसाइट को बनाना ही होता है, ठीक है। तो इनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? देखो, इंटरनेट सेवा, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। मॉडेम यानी एक तरीके से उसका मॉडल, ऐसा समझ लो कि उस किस टाइप का है वो, ठीक है। वेब ब्राउज़र, ये भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है? सेवन्थ क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम क्या होता है? जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करता है। ISP का पूरा नाम बताओ। सेवन्थ क्वेश्चन, एक सेकंड, स्टूडेंट आ गए, मैं गेट खोल के आता हूँ। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम आपको बताना है। देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो यहाँ पर इंटरनेट की जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पर स्पेलिंग तो आती है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएगा।
इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ दी अबू, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी है, देखो इसका जो आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है वेब ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम वेबसाइट देखते हैं। यानी ये जो जैसे कि तुम्हारे जो ऐप होते हैं ना, ऐप जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, अब ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप यानी एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो वेब ब्राउज़र होता है ना, जो आपके ब्राउज़र आप करते हो, जैसे कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते हो, तो ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है ये आपको बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों यानी ए और बी, ये दोनों के दोनों होते हैं। तो बताना आपको आठवें का आंसर। तो ये जो वेब ब्राउज़र होता है ना, ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ये अलग से नहीं होते। अभी ये मत सोचना कि इनका ऐप नहीं है तो ये आते नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन पूछ हो जाएगा आठवें का। ये तो हो गया अभी, अब सॉरी ये तो हो गया 8th। अब बात करते हैं 9th का, ठीक है। 9th क्वेश्चन है वो मोडेम। मोडेम आपको बताता है, मॉडल का उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। मोडेम शब्द का सही पूर्ण रूप क्या है? यानी तुम्हें मोडेम का जो अर्थ है, जो रियल मीनिंग है वो बतानी है आपको। तो इसके जो ऑप्शन है वो है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और बी है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, और सी है ए और बी यानी दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। बताओ तो 9th का आंसर क्या हो सकता है? तो 9th का आंसर होगा नहीं, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा आपका। इसका सही आंसर होगा वो ए। मोडेम का उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। मोडेम शब्द का सही पूर्ण रूप क्या है? यानी आपको बताना है कि मोडेम शब्द का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ओके। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका URL का प्रयोग, यानी जो URL होता है अपना, URL की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इधर पता चल जाएगी अभी आपको, ठीक है। तो URL का प्रयोग इंटरनेट पर किसी वेब पेज के पते को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये भी ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ आप 10वें का आंसर क्या हो सकता है? तो 10वें का आंसर भी काफ़ी इजी है। 10वें का आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन भी आपसे एक फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, www, ठीक है। www का पूरा नाम क्या है जो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों का समूह दर्शाता है? बताओ। www एक साइड से तुम जैसे मान लो कि ये कुछ भी है, और यहाँ पर तुम कुछ भी सर्च कर लो, सर्च का बटन ये होता है ना, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये तुमने सर्च किया www, ठीक है। और जब तुम ये सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी जो साइट्स की जो लिस्ट होती है, यहाँ पर एक साइट आ गई, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखिए, फिर यहाँ पर दूसरी साइट आ गई, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखिए, यहाँ पर तीसरी साइट आ गई। तो ऐसे जो पूरी पूरी लिस्ट होती है साइटों की, वो कौन दिखाता है? वो दिखाता है www, ओके। तो www की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, या वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। बताओ। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी 11वीं की, वो होगी बी, ठीक है। ये नहीं होगी, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट उदाहरण है? यानी ईमेल का क्लाइंट उदाहरण है। मिंत्रा तो शॉपिंग के लिए होता है ना, शॉपिंग के लिए होता है, तो उसका ईमेल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई रिश्ता नहीं है। सी तो रूटर तो वाईफाई के लिए होता है। टॉप लेवल डोमेन, डोमेन तो नहीं, डोमेन अलग चीज़ होती है। डोमेन एक तरीके से तुम कह सकते हो मॉडल टाइप का ही होता है, जो जैसे कुछ भी चीज़ की आप कॉपी होती है ना एक तरीके से, कि एक डेमो दिखाना कि किस टाइप से दिख रहा है, या फिर उसका जो सिस्टमेटिक पैटर्न क्या होता है किसी चीज़ का, तो उससे अपन डोमेन कहते हैं, ठीक है।
तो देखो ये अलग होता है, ठीक है। जो ईमेल का क्लाइंट होता है जीमेल, तो ऐसे याद रखो ईमेल जीमेल, ठीक है। तो ईमेल का जो क्लाइंट होता है वो होता है जीमेल। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये बाकी नहीं होंगे आपके, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन बताना है आपको, मतलब आपको कहाँ पर सर्च करते हो। बेसिकली अगर आपको कुछ भी जानना होता है, जैसे पढ़ाई के लिए कुछ भी जानना होता है, कहाँ पर सर्च करते हो। कुछ भी आपको ऑनलाइन कुछ भी देखना होता है, आप कहाँ पर सर्च करते हो, ठीक है। तो पेटीएम पे तो नहीं करते हैं। हालांकि हाँ, बेसिकली तुम बोलोगे कि सर हम पेटीएम पे जैसे रिचार्ज के लिए कुछ करना हो, गैस सिलेंडर, कुछ टीवी रिचार्ज करना हो, तो हम सर्च करते ही है ना पेटीएम पे। वो बस आप पेमेंट के लिए कर सकते हो और किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। आप पेटीएम पे पढ़ाई तो ना कर सकते हो, या फिर पेटीएम पे आप मूवीज़ तो ना देख सकते हो। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट शॉपिंग के लिए होता है, उधर आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, लेकिन शॉपिंग के लिए ही कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ सर्च नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो गूगल, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जो अभी टॉप 1 पे जो सर्च इंजन है वो है गूगल, ठीक है। टॉप 2 पे कौन है, मतलब ये क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। फर्स्ट पे तो गूगल है सर्च इंजन के मामले में, क्योंकि जहाँ गूगल से बड़ा भी कोई भी यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है, ये आप कमेंट में करके बताओ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपको कमेंट पे करना ही है, और जिसका फर्स्ट कमेंट आया उसको क्या मिलेगा, लाइक मिलेगा उसको, ठीक। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन है डीएनएस, ठीक है। डीएनएस का उपयोग इंटरनेट पर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी जैसे कि आपको कुछ भी, मान लो आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे मैंने लिख दिया एनीमे, ठीक है। पता है ना वैसे एनीमे क्या होता है, खैर नहीं पता कोई बात नहीं। तो मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल है एनीमे, अब ये एक डोमेन हो गया नाम का। अब मुझे इसको आईपी एड्रेस बदलना है। जो वेबसाइट पर अगर आप काम करते हो तो वो तो आईपी एड्रेस बदलता है, लेकिन जैसे इधर कुछ बदलना है, मुझे इसको बदलना है लिंक में, ठीक है। तो जब आप चैनल बनाते हो कुछ भी इस टाइप से, तो उसका जो लिंक बन के आता है ना, उस टाइप का ही ये कुछ टाइप का प्रोसेस होता है। जब आप उपयोग के लिए इंटरनेट पर डोमेन नाम को बदलते हो, किस में, आईपी एड्रेस में। यानी एक तरीके से एक नाम को बदलना किस में, लिंक में। समझ रहे हो मेरी बात को, ओके। तो यहाँ पर पूछे डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन है आपके डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और बी, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो 14 पे पहुँच गए अपन। 14 का बताना आप कौन सा, तो इसका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम, ओके। डिजिटल नंबर सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इधर तुम ये मत सोचना कि आईपी एड्रेस में नंबर्स होते हैं तो नंबर सिस्टम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। ये तब सही होता है, तब ये दोनों सही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सही है, तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिया वो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सही हो गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन पूछ रहा है एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, JDY। जी मतलब जन, डी मतलब धन, वाई मतलब योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम कितनी राशि जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन कुछ भी खोलते हैं ना, जैसे सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो 500-1000 रुपये लगते हैं। जीरो बैलेंस में तो फ्री में खुल जाता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। और करंट अकाउंट में ज़्यादा लगते हैं ना। तो आपको बताना है कि अगर आपको PMJDY के अंतर्गत आपको बैंक खाता खोलना है, तो आपको कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। राशि मतलब मनी, ओके। बताओ, 1000, 5000, 10,000 या शून्य शेष राशि यानी ज़ीरो। तो देखो ये एक योजना है ना, गवर्नमेंट की योजना है। तो गवर्नमेंट की योजना है कि आपका खाता होना चाहिए बैंक में, तो ताकि गरीब से गरीब इंसान का खाता बैंक में हो सके। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो डी, शून्य शेष राशि। यानी आपको जो अकाउंट खुलवाना है वो फ्री में खुल जाएगा। आपको कुछ भी पैसे देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको राशि देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए, बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, 16 क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग के कई लाभ होते हैं, हाँ, लेकिन निम्न में से कौन सा लाभ बैंकिंग का लाभ नहीं है। यहाँ पर पूछे नहीं है, ठीक है। समय की बचत, देखो समय की बचत एक लाभ ही होता है,
मतलब तुम आते हो जाते हो कहीं भी, मान लो बहुत दूर बैठे हो, बैंक तुम्हारा बहुत दूर है, तुम जाते हो, तुम्हारे लगते हो उधर 1 घंटा लग जाता है या फिर 2 घंटे लग जाते हो, समय की बचत ही हो रही है, तो एक तरीके से एक लाभ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा लाभ नहीं होना चाहिए, तो ये तो लाभ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मतलब सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। लागत की बचत, लागत की खूब बचत होती है, जैसे तुम आते जाते हो तो तुम पैदल थोड़ी ना चल के आओगे, तुम ऑब्वियसली किसी गाड़ी में आओगे या फिर रिक्शा विक्शा बुक करोगे, तो वहाँ पर जो लागत लगती है 100-200 रुपये तुम्हें आने जाने का किराया लगेगा, जो एक्सपेंस लगेगा, ठीक है, वो भी तो बचता है ना तुम्हारा वहाँ पर। तो ये भी एक लाभ ही हो गया, तो इधर भी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये तो कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। मतलब तुम्हें कोई दूसरा इंटरनेट सोना के दे रहा है कि लो भाई साहब मेरा इंटरनेट चला लीजिए क्योंकि आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, ऐसा तो नहीं होता ना, इंटरनेट तो खुद का यूज़ करना होता है हमें। तो ये कोई लाभ नहीं बनता यहाँ पे कोई लाभ का सेंस नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपन से पूछा है नहीं होना चाहिए, तो ये तो लाभ नहीं है, ठीक है। खाते की सुरक्षा तो फुल रहती है, मतलब आई मीन तुम कभी भी पूरा अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, हिस्ट्री चेक कर सकते हो, या फिर कुछ भी तुम्हें डिटेल में कुछ पूछना हो तो तुम ऑब्वियसली तुम उधर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से लाभ ही होता है, तो जो आपका सी आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरनेट सेवा कोई लाभ नहीं होता, मतलब इंटरनेट कनेक्शन तो खुद का ही होता है ना, तो उसमें क्या लाभ। ओके, 17वां क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है पूछा है आपसे। देखो, बैंक द्वारा प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है प्लास्टिक का ही तो बना होता है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। यह भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। देखो यहाँ पे मैं टिक लगा है, मतलब ये एक मतलब सही है, कथन सही है। यहाँ पे पूछा नहीं है तो ये हटाओ इसको, मतलब ये मतलब कंपटीशन से बाहर हो गया, ये ऐसा कर लीजिए, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। ओके, 3 क्वेश्चन बचे। देखो, ये एक भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, बिल्कुल सही। तुम कार्ड स्वाइप किया एंड जस्ट आपने पे कर दिया, आपको कुछ भी जैसे कि कैश देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पर, है ना। तो ये ऑप्शन कथन सही है, तो सही को अपन को गलत टिक लगाना है यहाँ पर, ठीक है। पहले भुगतान करना पड़ता है, बाद में खरीदारी होती है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा बात का। मतलब पहले तुम पैसे दो, लीजिए भाई साहब 100 रुपये, मैं बाद में लेके जाऊँगा इसको, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड में तो पहले तुम खरीदारी करते हो, उसके बाद पैसे देते हो, लेकिन ऑप्शन में तो कह रहा है कि पहले तुम पैसे दो, खरीदारी बाद में कर लेना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होता है, ये नहीं है, कथन सत्य नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लगाना आपको बोला, जो आप OMR में लगाओगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है। खरीदारी के बाद भुगतान किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें सही नहीं बताना, हमें बताना है जो नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो सी यहाँ पर सही नहीं है, सही नहीं होगा। 18 की बात करते हैं। 18वां, OTP का पूरा नाम बहुत ईजी है, OTP का पूरा नाम पूछे जस्ट। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑनलाइन लेन देन के समय उपयोग किया जाने वाला OTP सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ऑनलाइन लेन देन के समय उपयोग OTP, हाँ ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो OTP का पूरा नाम आपको बताना है। ऑन द फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस, या वन टाइम प्रोग्रामेबल। ये तो आप लोगों ने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की होगी इसका, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते समझाने के लिए। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, वन टाइम पासवर्ड। ओके, 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है? 19वां क्वेश्चन पूछा UPI, ये भी एक ऑनलाइन का ही सिस्टम होता है, ठीक है। UPI आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करते समय यदि किसी उपयोगकर्ता से UPI का पूर्ण नाम पूछ लिया जाए तो सही उत्तर क्या होगा? कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मतलब तुम UPI पेमेंट कर रहे हो, दुकान वाला पूछ रहा है कि भैया पेमेंट करने से पहले ये बताना कि UPI की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसा थोड़ा ना होता है। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए UPI की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, या अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। 4 ऑप्शन आपके पास। वहाँ पर 4 होंगे, 5 होंगे मे बी, 5, क्योंकि आजकल क्या तो बहुत पहले से एक ऑप्शन ऐसा आता है ना, अगर आपको उनसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो 4 ही ऑप्शन होंगे। अगर किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वहाँ 5 ऑप्शन आपको मिलते थे, वो 4 तो उसमें इसलिए मिलते क्योंकि देखो
मान लीजिए ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए, ठीक है, लेकिन आपको आंसर इसका नहीं आता, तो आपको ये जो लास्ट वाला गोला होता है ना, इसको फिल ज़रूर करना होता है, ठीक है। अगर आपने फिल नहीं किया तो उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाता है, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी आपके नंबर कट जाते हैं। ओके, तो जो ये ऑप्शन है वहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ता है, बट जैसे कि इस एग्ज़ाम में, RSAT के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन ही मिलेंगे। ओके, हाँ, तो इसकी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या थी? 19वें था। हाँ, 19वें में यूपीआई की फुल फॉर्म आपको बहुत आनी चाहिए, मतलब बहुत आनी क्या चाहिए, मतलब आनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 क्वेश्चन हो गए। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है यूपीआई आधारित ऐप पुश ट्रांजैक्शन। यूपीआई आधारित ऐप जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, सब यूपीआई बेस्ड ही तो है ना। ओके, का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? यूपीआई आधारित ऐप में पुश ट्रांजैक्शन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? यानी ये जो टर्म, ये जो चीज़ लिखी है पुश ट्रांजैक्शन, इसका उपयोग किसके लिए, किसका उपयोग करने का वो क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? पैसे भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए, या फिर दोनों? 20वें का, तो 20वें का जो सही आंसर होगा ए, पैसे भेजने के लिए। अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो देखो यहाँ पर जो सी ऑप्शन देखो, एक बार सी ऑप्शन में लिखा है केवल ए, है ना, तो यहाँ पर मतलब ए ऑप्शन सही है, लेकिन ए ऑप्शन तो वैसे ही सही है, तो यहाँ पर टिक किस पे लगा, तो जो आपको टिक लगाना वो ए पे ही लगाना है। जब भी आप कुछ ऐसा देखें ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन ऐसे आ गया केवल बी, लेकिन आपको बी ऑप्शन पहले सही है, तो आप बी पे टिक लगाओगे या फिर सी पे टिक लगाओगे? तो जो आप बी पे ही टिक लगाओगे, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है आप उस पर, सॉरी, जो एग्जैक्ट आंसर आप उस पर ही टिक लगाओगे। ओके, तो इधर बता दिया आपको। हाँ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन वो सही है आपका, पैसे भेजने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ, मान लो कि ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पर बी की जगह केवल सी होता, तो एक जस्ट फॉर तुम्हारी मैं आईक्यू चेक करो, मान लो कि यहाँ पर डी की जगह, यहाँ पर डी चलो ऑप्शन है, मतलब ए, ये तो ये है और यहाँ पर सी यानी केवल है, तो आप टिक कहाँ पर लगाते? तो यहाँ पर भी आप टिक ए पे ही लगाते। हालांकि ऐसा कुछ भी बनेगा नहीं एग्ज़ाम में, ये तो जस्ट फॉर ऐसे मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, इंटेलिजेंस चेक करो आपकी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आएगा कभी कि ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जो आपको सही से लिखा हुआ ऑप्शन आपको उस पर ही टिक लगाना है। ओके, 20 क्वेश्चन हो गए। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 21वां क्वेश्चन है एसबीआई बड़ी किस प्रकार की सेवा है? देखो नाम से पता चल रहा है बड़ी, बड़ी यानी दोस्त। तो बताइए एसबीआई किस प्रकार की सेवा? एसबीआई लिखा हुआ तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये बैंक से रिलेटेड कोई सेवा है, ठीक है। एक गेम, भाई एसबीआई का कौन सा गेम आ गया? काश ऐसा गेम होता ना कि तुम एसबीआई या बैंक अपने अपने गेम निकालते, तुम गेम खेलते, तुम्हें पैसे मिलते वहाँ से, काश होता। कोई नहीं, तो गेम तो ये बिल्कुल नहीं है। मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, बैंक खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी तो यहाँ पर नहीं है। इनमें से एक आंसर तो है 21वां। 21वां जो आंसर होगा, देखो बैंक खाता तो बेसिकली होता ही है, ठीक है। तो मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन यानी एक मोबाइल की एक तरीके से पैसे लेन देन के लिए, आपके जो बैंक खाता उसकी डिटेल्स देखने के लिए, तो ये सब उसमें आते हैं मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सही होगा। एसबीआई बड़ी नाम से पता चल रहा है, यानी एसबीआई दोस्त, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बैंक से रिलेटेड, तो तुम इस एप्लीकेशन पे, इस सेवा पे जाके तुम कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो डिटेल, कोई मदद मांग सकते हो, या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम कॉल पे बात कर सकते हो। ओके ओके, अब 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? अभी 21वां क्वेश्चन था मोबाइल एसबीआई बड़ी क्या है? तो एसबीआई बड़ी एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मोबाइल निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? देखो एसबीआई, तो यहाँ पर एसबीआई बड़ी तो वैसे ही कट हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, और जो ये होता है भीम यूपीआई, तो ये यूपीआई के अंदर ही आता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ये भी ट्रांजैक्शन के अंदर है, यानी मोबाइल वॉलेट, क्योंकि इसमें भी तो पैसे ही रहते अपने, और पेटीएम में भी पैसे ही रहते मोबाइल के अंदर,
डिजिटल कैश जिसे अपन कहते हैं, डिजिटल कैश, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट की उसमें नहीं आता कैटेगरी में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से उसको कैरी करते हैं अपन वॉलेट के अंदर, पॉकेट के अंदर कैरी करते हैं, ओके। तो मोबाइल के अंदर थोड़ा कैरी करते हैं क्रेडिट कार्ड को। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो डी। यहाँ पर पूछा उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण क्रेडिट कार्ड उदाहरण नहीं है किसका, मोबाइल वॉलेट का, और ये बाकी उदाहरण है। 22 क्वेश्चन हो गए। 23वें क्वेश्चन देखे तो रुपे, IPL देखते हो तो काफ़ी आया था ना, रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे ये रुपे वो। तो रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताओ। ये एक डेबिट कार्ड है मतलब कैसे क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है, कथन सही है, तो इस बार पूछा सही है, तो ये एक डेबिट कार्ड है, क्या ही बताना। इसे NPCI द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग ATM और POS मशीन पर किया जा सकता है। ये उपरोक्त सभी सब के सब। तो 23वें का आंसर काफ़ी इजी है, ये होगा डी। देखो रुपे डेबिट कार्ड एक डेबिट कार्ड तो होता ही है, सही है। इसे NPCI द्वारा जारी किया जाता है, हाँ ठीक है। इसका उपयोग ATM में भी POS मशीनों में किया जाता है। और तो ये तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर डी पे आपको टिक लगाना है, ओके। बात करें 24वें की, तो 24वां आपका जो है वही प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY के अंतर्गत खाता धारकों, यानी जो आपके अगर खाता है, आपका अगर खाता है तो आप बन जाते हो खाता धारक, समझ रहे हो। तो जो बैंक यूज़र है उनको कौन कौन से लाभ प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, तो PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपके इसके अंदर खाता है। दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट सुविधा या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। तो इसका आंसर भी यही होगा डी। आपको दुर्घटना बीमा भी मिलता है उसके अंतर्गत, जीवन बीमा भी आपको उसके अंदर मिलता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी आपको मिलती है, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कुछ ही होगा आपको। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से वस्तु खरीदता है, तुमने कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी मंगाया, ऑनलाइन भुगतान और होम डिलीवरी की सुविधा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तुमने कुछ भी, जैसे मान लो तुमने अमेज़ोन पे फ्लिपकार्ट मान लेते, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मेरे पड़ोसी वहीं से मंगाते हैं। मेरे पड़ोसी के अंदर सभी मैं देखता हूँ आजकल अमेज़ोन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल। फ्लिपकार्ट और मीशो, क्योंकि मीशो पे में भी चीज़ सस्ती मिलती है ना, ठीक है। तो मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाया, वो होम डिलीवरी वाला आया, आपने उधर जो होम डिलीवरी पर आया और आपने उसको ऑनलाइन भुगतान किया, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान और होम डिलीवरी की सुविधा का उपयोग करता है, तो ये किस श्रेणी के अंदर आती है, तो मतलब ये किस कैटेगरी के अंदर आती है। आप बोलोगे शॉपिंग की कैटेगरी के अंदर, नहीं, मतलब ये एक अलग इसके लिए होता है। देखो सोशल नेटवर्किंग ये नहीं होता, सोशल नेटवर्किंग तो अलग चीज़ होती है। ब्लॉगिंग तो मान लो तुम कुछ ऑनलाइन लिख रहे हो ना, कुछ जैसे स्टोरी लिख रहे हो या किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, तुम ऑनलाइन अपनी राय दे रहे हो, उसमें अपने एडवाइस दे रहे हो, वो ब्लॉगिंग के अंदर आती है, ठीक है। सर्च इंजन, तुमने कोई चीज़ सर्च करी हो, तुम्हारे घर पे थोड़ी ना आ जाएगी। तुमने मान लो जैसे सर्च किया, तुमने सर्च करी BMW, ठीक है, अब वो तुम्हारे घर पे थोड़ी ना आ जाएगी तुम्हारे सर्च करने के बाद, नहीं ना। तो सर्च इंजन में इधर नहीं होगा। तो जो ये जो होती है ना ऑनलाइन, तुमने कुछ भी ऑर्डर किया, फिर वो तुम्हारे घर पे आता है, उस पर तुम पैसे ट्रांसफ़र करते हो, जो शिपिंग विपिंग जो भी इतने सब चीज़ें होती है ना ऑनलाइन, तुम कुछ भी शॉपिंग करते हो, तो वो आते हैं ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये थी आपकी क्लास, और आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कमेंट्स में बताने कितने आंसर सही थे।